गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और आज मैं अनमोल मिश्रा के साथ एक सेशन लेकर आया हूं जो कि एक ओवरऑल सिलेबस डिस्कशन पर है। हमने जो लास्ट ईयर्स के सिलेबस पे बेस्ड जो भी एग्जाम देखा है, जो उसमें क्वेश्चन पेपर्स आए हैं और जो कट ऑफ गए हैं, उसके बेसिस पे एक बस जनरल डिस्कशन है, सो दैट जो भी एस्पिरेंट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि कैसे एग्जाम का तैयारी करना है। राइट, मतलब एक जनरल अप्रोच क्या रखना है एग्जाम के लिए, उसी पर एक सेशन है आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ओवरऑल इंप्रेशंस क्या लगे हमें, ओवरऑल क्या चीज लगी ऐसी कि जो आपको बताना जरूरी है फ्रॉम एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर पेपर, सिलेबस, कट ऑफ, सब कुछ। तो अगर कोई सीरियस सिलेबस देखेगा इसका, सीएपीएफएससी का, सो ही वुड फील कि सिलेबस इज सिंपल एंड इट इज वेरी स्मॉल। सो जनरल इंप्रेशन क्या आता है, दैट द एग्जाम इज इजी एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन वेरी लेस टाइम। सो एक जो पहला मिथ आपके दिमाग में आएगा लेस टाइम वाला, एंड सेकंड है इजी वाला, कि इजी एग्जाम है और कम टाइम में प्रिपेयर हो जाता है। सो अनमोल, तुम क्या बोलना चाहोगे इस पे? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। सर, अगर हम पेपर वन देखते हैं तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू सीडीएस। लगेगा कि राइट। ये तो सीडीएस के जैसा ही है, पर एक्चुअली हम्म। में वैसा कुछ है नहीं। इफ वी सी द एग्जैक्टली। ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस, द लेवल, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। राइट। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको ओवरऑल देख के लगता है ऑन द फेस ऑफ इट, उससे कंपटीशन ज्यादा टफ होता है। उसका क्या रीजन है? जो रीजंस मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये कि जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं, दे विल अपीयर इन द एग्जाम। सी, बोथ एग्जाम्स आर सेपरेट, दे हैव देयर डिफरेंट डिमांड्स। ऐसा नहीं कि एग्जाम ज्यादा बेटर है, कोई ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं, दोनों एग्जाम अलग हैं। बट बिकॉज सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं, तो उनका एज कहाँ पर है, वेयर दे विल डू बेटर इन द एग्जाम, दे विल डू बेटर इन पेपर वन, जीएस पोर्शन। ठीक है, जो भी पेपर वन में जीएस के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैव एज देयर, बिकॉज उनका प्रिपरेशन ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड होता है ज्यादा। दे कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, राइट? एंड इट इज अ नॉच अबव सीएपीएफ। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पेपर वन का तो आपको पता चल गया कि ठीक है भाई, जीएस में दे विल हैव एन एज। पेपर टू इज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में बिकॉज उनके पास सब्जेक्टिव पेपर होता है, सो दे विल डू बेटर इन ऐसे राइटिंग ऑल्सो, compared to someone who is preparing for CAPF and has not done sufficient preparation. Civil services aspirants will perform better in paper 2 even when they do not prepare specifically for CAPF. उसका रीजन ये है बिकॉज दे हैव मोर राइटिंग प्रैक्टिस देन समवन who's preparing for CAPF AC. इसके बाद डिफेंस एस्पिरेंट्स जो हैं, जो एनडीए, सीडीएस, एफकैट, इन सब का तैयारी करते हैं, दे विल ऑल्सो अपीयर। उनको कहाँ पर एडवांटेज है? बिकॉज दे हैव डन द बेसिक ग्राउंड वर्क बिफोर हैंड, उन्होंने तैयारी किया हुआ है ऑलरेडी। सो इवन इफ दे प्लान टू अपीयर फॉर सीएपीएफ, उनको बहुत ज्यादा ग्राउंड कवर करने का जरूरत नहीं है। बेसिक्स उनके हर सब्जेक्ट के ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, एंड बस वो उसी पे थोड़ा सा एडिशन करके दे कैन अपीयर इन द एग्जाम एंड गेट अ डिसेंट स्कोर। प्लस ओवरऑल एक जो सीएपीएफ के लिए एक सेलिएंट चीज है जो यूनिक है, हर स्टेज सीएपीएफ में स्कोरिंग है। सो आपको पेपर में भी अच्छा करना है, इट इज ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू डू वेल इन दैट। जो सब्जेक्टिव पेपर है पेपर टू, प्लस इंग्लिश आती है उसमें, दैट इज ऑल्सो स्कोरिंग, एंड इंटरव्यू ऑल्सो इज स्कोरिंग। सो आपको हर पेपर में, हर स्टेज पे, यू हैव टू परफॉर्म एट एन अबव एवरेज लेवल टू स्टे इन द एग्जामिनेशन। एंड अगर आप किसी भी एक एरिया में वीक होते हो, आपका ऑब्जेक्टिव में कोई वीक एरिया है, सब्जेक्टिव में कोई वीक एरिया है, तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है दैट विल रिमेन इन जेपर्डी। उसमें आप अश्योरेंस नहीं, बिल्कुल अश्योरेंस नहीं ले सकते कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, बिकॉज हर स्टेज स्कोरिंग है। अनमोल, तुम कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज वाले हैं या फिर सीडीएस, सबका अपना कोई मेरिट होगा, कोई डिमेरिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई राइट। सीडीएस एस्पिरेंट है, so he's preparing very well for basic science, or you can say general science. but CSE aspirants जो हैं, तो वो उतना ज्यादा कवर नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी क्लास 8, 9 एंड 10, क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक राइट। ज्यादा आता है। तो वैसे ही सर, सही बात जितने है। एस्पिरेंट्स हैं, सबका अपना कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। एग्जैक्टली exactly. तो जब ये समझ लिया आपने कि जो आप सिलेबस है प्लस जो आपके परसेप्शन है, आपको पहले उससे यू हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। जो आपको दिख रहा है आप उस पे मत जाओ, जो एक्चुअली ग्राउंड पे रियलिटी है आप उससे डील कीजिए। तो उसका मैं आपको अब बताता हूँ कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि ओवरऑल इंप्रेशंस क्या आते हैं,
इससे आप क्या क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हो फॉर द एग्जाम। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एंड जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हु वांट टू वर्क इन द डिफेंस सर्विसेज, उनके लिए क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे जो इंप्रेशन से वहां से, दैट यू शुड नॉट फॉल फॉर द इजी एग्जाम प्रिपरेशन इन 100 days, इतने मंथ्स, या फिर शॉर्टकट प्रिपरेशन, वीडियो देख के तैयारी करना, कंपाइलेशंस पढ़ना। आप इस ट्रैप में मत पड़ो। इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, आपको ये चीज याद रखनी है कि देखिए, इन इंडिया कंपटीशन एवरीवेयर इज टफ। ठीक है, उसका रीजन क्या है? नंबर वन, कंपटीशन का लेवल हाई होता है, एंड सेकंड, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर द सेम एग्जाम। सो जस्ट रिमेंबर कि कंपटीशन इंडिया एवरीवेयर इज टफ, एंड इट इज टफर इन सीएपीएफ। टफर क्यों है? कि जो मैंने आपको पहले फैक्टर बताया कि सिविल सर्विसेज के एंड डिफेंस एस्पिरेंट्स विल अपीयर एंड एवरी स्टेज इज स्कोरिंग। सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि आपको एक नॉच अबव तैयारी करना है। यू हैव टू प्रिपेयर अ नॉच अबव योर एक्सपेक्टेशंस। एंड पेपर वन में आपको किस लेवल का तैयारी करना है? आपको सीएससी प्रीलिम्स लेवल तक का तैयारी करना पड़ेगा। जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स अपीयर हो रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग एट दैट लेवल। आपको भी इस लेवल का तैयारी एटलीस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, दैट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डू वेल इन सीएससी प्रीलिम्स। आप भले इसको क्वालिफाई ना कर पाओ, बट आपको क्वेश्चंस का एक आइडिया होना चाहिए, नंबर वन। एप्टीट्यूड इन साइंस का जो पोर्शन है पेपर वन में, आपको उसका इतना तैयारी करना है दैट यू कैन स्कोर नियरली 100% स्कोर, 100% स्कोर का आपको तैयारी करके जाना है। ठीक है, उसके अलावा जो सीपीएफ एसी के टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं विच आर ऑन अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, इसको आपको अलग से तैयारी करके एग्जाम में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ यूनिक चीजें हैं सीपीएफ एसी के, एंड यू हैव टू टारगेट दोस्त। ठीक है, पेपर टू में ऐसे राइटिंग आता है, उसमें आपको जो राइटिंग स्किल्स है आपका, राइट, उसको आपको ब्रश करना पड़ेगा अच्छे से। जो इंग्लिश का पोर्शन आता है जिसमें ग्रामर, लैंग्वेज स्किल, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सो पेपर टू में क्या क्या चीजें? नंबर वन इज ऐसे राइटिंग एंड नंबर टू इज इंग्लिश। आपको ऐसे राइटिंग एंड इंग्लिश का डेलिबरेट तैयारी करना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप पेपर वन दे लेते हो, पेपर टू तो सेम डे में हो जाएगा, वन डे की बात है। जब आपका रिटर्न हो जाता है, आप इंटरव्यू के लिए भी सेपरेट टाइम दीजिए तैयारी को। ठीक है, सो यू नीड डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यू आइडेंटिफाई दो यूनिक पॉइंट्स, वो तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, बट कीप इन योर माइंड कि जो यूनिक चीजें हैं फॉर द एग्जाम, यू हैव टू प्रिपेयर दैट। अनुभव, कुछ तुम बताना चाहोगे? बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने बताया कि यूनिक पॉइंट्स वी हैव टू आइडेंटिफाई, दैट इज अ की इन गेटिंग सक्सेस आई बिलीव। मतलब क्या राइट। यूनिक है आपको वो देखना होगा कि हाउ सीएपीएफ इज डिफरेंट फ्रॉम सीडीएस एंड अदर एग्जाम्स। ठीक है, जैसे हम्म। कोई अलग एग्जाम है लाइक सीपीओ, सीजीएल, सीडीएस, सबका डिमांड अलग है, तो आपको वो समझना जरूरी है कि व्हाट दिस एग्जाम रिक्वायर्स, व्हाट इज द डिमांड ऑफ राइट, दिस एग्जाम। एग्जैक्टली। और इसमें एक चीज ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पेपर वन में साइंस एंड एप्टीट्यूड पोर्शन में आपको बहुत हाई स्कोर लाना है। उसका रीजन ये है कि जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपको लग रहा है कि इन्होंने पिछले 4 ईयर से इस पोर्शन पे ज्यादा पूछ रहे हैं, तो मे बी नेक्स्ट ईयर ये इस चीज पे ज्यादा पूछेंगे। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। मे बी पॉलिटी से वो अगले साल में दे डोंट आस्क अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो ड्यूटीज पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो एक तो आपको हर चीज की अच्छी तैयारी करनी है। दूसरा, डोंट जस्ट spend your time in preparing general studies, give due time to aptitude and science also। इसके बाद जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं, उस पर थोड़ा बात कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोई चीज जो एग्जाम के लिए एसेंशियल है, राइट, डू नॉट स्किप एनी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एग्जाम। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है जो लोग सोचते हैं मैं स्किप कर देता हूँ टू सेव देयर टाइम, टू सेव देयर एफर्ट्स। वो पहले क्या बोलते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि सर न्यूज़पेपर रीडिंग टफ है डेली, मैं नहीं करूंगा, मैं इसकी जगह कंपाइलेशन पढ़ लेता हूँ। देखिए, न्यूज़पेपर इज नॉट फॉर न्यूज, इट इज नॉट फॉर करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर क्यों है? बिकॉज इट इज अ कॉकटेल ऑफ एवरीथिंग। मतलब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको जनरल नॉलेज तैयार हो रही है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स। रिपोर्ट राइटिंग जो पेपर टू का पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो तो सीधे न्यूज़पेपर में आपको रिपोर्ट लिखी हुई मिल रही है। सो ओवर द टाइम जब आप ओवर 6 मंथ्स 1 ईयर न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, आपका रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन स्किल सब इंप्रूव होता है। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो इंग्लिश में आपका वर्बल एंड रिटन स्किल्स विल सफर, डेफिनेटली दे विल सफर। ठीक है,
कोई लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ूंगा, इसकी जगह मैं क्या करूंगा कि विजन ऐसे मैगजीन पढ़ लूंगा, नहीं तो कुछ और चीज देख लूंगा, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण तो मैं नहीं पढ़ सकता बिकॉज वन मैगजीन इज मोर देन इनफ फॉर मी। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण स्किप करते हो तो जो सीएपीएफएसी के टिपिकल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ऑन डिफेंस एक्सरसाइजेस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटीज, ये सफर करेंगे आपके। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज, बट सीएपीएफएसी में पूछा जाएगा। सो यू हैव टू रीड प्रतियोगिता दर्पण ऑल्सो। कई लोग ऐसे हैं जो दे विल कीप ऑन पोस्टपोनिंग ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, कि भाई ऐसे प्रैक्टिस जब सब हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं करूंगा। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ऐसे राइटिंग आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मत स्टार्ट करो। इवन इफ यू राइट अ बैड ऐसे, दैट इज स्टिल बेटर देन राइटिंग नो ऐसे एट ऑल। तो ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस आप अपना जो जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं उसके साथ साथ आप करते रहो। भले ही आपको पूरी चीज नहीं आती, भले ही आपका 100% कंप्लीशन नहीं हुआ सिलेबस का, बट कीप राइटिंग एसेज रेगुलरली। उसके बाद कई लोग क्या बोलते हैं कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स टफ हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ूंगा। अब इसके साथ क्या दिक्कत है, देखिए मैं समझाता हूँ। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता आपकी क्या रैंक आने वाली है अभी, आपको नहीं पता है कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ पर लैंड करोगे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका कट ऑफ 1 नंबर या 2 नंबर से मिस आउट हो जाता है, एंड आप पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओगे, मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दैट और मे बी नो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट, बट कट ऑफ तो आपका 1 या 2 नंबर से भी छूट सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास टाइम है, डू नॉट लीव आउट एनीथिंग। आप हर चीज एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाओ, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट एवरीथिंग। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड आप अटेम्प्ट कर सको एटलीस्ट। तो पहली इंप्लीकेशन तो ये होगी कि डू नॉट स्किप एनीथिंग, आप सब कुछ पढ़ के जाओ, टाइम सफिशिएंट है। नंबर 2, जो आपकी पेपर 1 का रीडिंग लिस्ट है, राइट, जो सब्जेक्ट्स के लिए आप बुक पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इट विल बी वेरी सिमिलर टू सीएसई प्रीलिम्स लेवल, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताऊंगा कि आपको तो लगेगा कि हिस्ट्री तो मैं केवल न्यू एनसीईआरटी पढ़ के भी तैयार कर सकता हूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ के तैयार कर सकता हूँ, व्हाई शुड आई रीड ओल्ड एनसीईआरटी, व्हाई शुड आई रीड बिपिन चंद्रा। तो इसमें क्या है कि बाकी लोग वो बुक्स पढ़ के आएंगे एग्जाम में, भले आप नहीं पढ़ के जाओगे, वो पढ़ के आएंगे, एंड क्वेश्चंस का कोई श्योरिटी नहीं है कहां से आ रहा है, राइट। सो कीप इन योर माइंड कि जो रीडिंग लिस्ट आप सीपीएफ बेसिकली रखने वाले हो, इट विल बी अ बिट टफर एंड इट विल बी अ बिट लॉन्गर। इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आप पढ़ के जाओ उसको बस, ठीक है। सो ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो पीपल हैव अ टेंडेंसी टू स्किप? जीसी ले आऊं। उनको क्या लगता है कि हमने तो पढ़ लिया है, ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी सफिशिएंट है। नहीं, सफिशिएंट नहीं, यू हैव टू रीड जीसी ले आऊं, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक्स, वो क्या कहते हैं कि सर हम ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री क्यों पढ़ें जब हमने न्यू एनसीईआरटी पढ़ ली है। देखिए, न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री इज मोर थीमेटिक, ठीक है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है, बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, वो आपको अभी भी मेजोरिटी ऑफ देम विल बी फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटीज ओनली। अब फिर इसमें कई लोग सोचते हैं कि तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ लेते हैं, इट डजेंट मैटर, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बियॉन्ड आप कुछ करना चाहते हो, यू आर वेलकम, एंड यू विल जस्ट आप क्या करोगे कि आप रिपीटेशन होगी आपके एफर्ट्स में। सो जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट मैंने बताई है, इफ यू आर फॉलोइंग मी, आप उसे स्किप कीजिए, स्टिक कीजिए, स्किप मत कीजिए उसको। वॉट एवर आई टेल यू, बस उसको स्टिक करते रहो, स्किप नहीं करना है, ठीक है। फिर एक चीज, जो थर्ड चीज मैं बताऊंगा इसमें, इम्प्लीकेशन, इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर यू, इंग्लिश मास्टरी इज नेसेसरी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि दैट यू हैव टू बिकम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश ग्रामर, ये भी नहीं कह रहा कि आपको हर चीज इंग्लिश में एकदम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल तक की आनी है। यू हैव टू प्रिपेयर इंग्लिश एट द लेवल ऑफ द एग्जाम, बट इंग्लिश आपको तैयार करनी है। वाई? देखिए, पेपर 2 में 120 मार्क्स का इंग्लिश आएगा 200 में से। ग्रामर पोर्शन में यू कैन गेट अ वेरी हाई स्कोर, नियरली आप सारे क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से यूटिलाइज किया है एंड ग्रामर बुक को फॉलो किया है, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, ये सब मैकेनिकल एक्सरसाइज होती है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जितना आप इसमें प्रैक्टिस करके जाओगे, जितना आप डिलिब्रेट एफर्ट करके जाओगे इस चीज के लिए कि मैंने रिपोर्ट राइटिंग का प्रैक्टिस किया है, प्रेसी राइटिंग का प्रैक्टिस किया है, एग्जाम में दिस प्रोसेस बिकम्स वेरी ऑटोमेटिक। बिना बहुत ज्यादा एफर्ट किए आपकी अपने आप एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। अनमोल, तुम कुछ बताना चाहोगे? सर एक बहुत ज्यादा एक मतलब लोग एक डाउट पूछते हैं कि सर भैया क्या मैं ये एडिटोरियल वाला वीडियो देख लूं यूट्यूब पे? हाँ, सर एग्जैक्टली राइट। सर जैसा कि आपने लिखा है इसमें, डू नॉट स्किप एनी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एग्जाम, दैट इज न्यूज़पेपर। हम्म। तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो यार, अगर तुम वीडियो देखते हो
तो ऑल द हार्ड राइट। वर्क दे हैव डन, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस एग्जैक्टली। ईयरफोन लगा के आप सुन रहे हो, ठीक है। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो, देन यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, आपको कोई वर्ड नहीं समझ राइट। में आ रहा है, ठीक है, कोई कीवर्ड है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको गूगल करते हो। जब आप गूगल करते हो तो वो आपको याद हमेशा के लिए रहता है कि अच्छा, दैट आई हैड सर्च्ड। सो राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डू नॉट स्किप एनी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एग्जाम। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए जो रीडिंग है, राइटिंग है एंड वर्ड मीनिंग्स फाइंड वगैरह करते हैं, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, इट इज अ न्यूरो मस्कुलर कॉग्निटिव एक्सरसाइज। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो आपको एफर्ट करना पड़ता है उसको समझने के लिए, सो कॉग्निटिव एक्सरसाइज हो रही है। आप जो उसके बाद वर्ड फाइंड करके डिक्शनरी से लिखोगे कहीं पे, तो आप उसमें आप अपने ब्रेन का, आइस का, हैंड का एसोसिएशन डेवलप कर रहे हो। ठीक है, सो इट इज नॉट ओनली कि आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखना इज वेरी इजी। अगर वीडियो देखने से सिलेक्शन हो रहे होते सो एवरीवन वुड जस्ट वॉच वीडियो एंड गेट सिलेक्टेड, एंड बहुत इजी हो जाएगा चीज, बट इट्स नॉट दैट इजी। बिकॉज जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आ रहा है इसमें भी तो आप सेम काम कर रहे हो ना, पैसेज पढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हो एंड यू राइट आंसर्स। सो कीप इन योर माइंड कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ यूनिक करके सेलेक्ट हो जाओगे, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। एवरी ईयर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स डू द सेम थिंग, दे गो थ्रू द सेम प्रोसेस। डिफरेंस कहां पर आता है, राइट? डिफरेंस आता है कि आपने कितना हार्डवर्क किया हुआ है, राइट? अगर कोई स्पेशली टैलेंटेड है, राइट, मतलब आपको मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे कोई बैट्समैन है, राइट, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, वो टैलेंटेड थे, बट जो बाकी बैट्समैन आ रहे हैं ना, आप देख लेना, मतलब इंडिया की क्रिकेट टीम में, किसी भी क्रिकेट टीम में, दे स्टार्ट देयर स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम लाइक 5 ईयर 6 ईयर्स ऑफ एज। वो 5 6 साल 8 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और तब जाके वो 18 19 साल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेल पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि दे आर वेरी गिफ्टेड एंड उनको हर चीज पहले से आती थी, उन्होंने हार्डवर्क बहुत किया हुआ है, राइट? उजैन बोल्ट दौड़ता है 9 मिनट में अगर 100 मीटर, तो उसके पीछे कितना ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है उसका, राइट? तो आप भी ये दिमाग में मान के चलो कि इट्स नॉट वेरी यूनिक थिंग, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं, रिपीटेटिव चीजें होती हैं, उसमें जितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको कर पाओगे उतना ही बेटर यू मेक योर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड लेटर ऑन। यस सर, सो देयर इज अ हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। राइट, एग्जैक्टली, वही हार्डवर्क विल बीट टैलेंट 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं अपने लिए भी, जैसे मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, लाइक ऐसा नहीं कि आई एम वेरी टैलेंटेड या फिर कुछ और, इवन जो साथ मेरे ऑफिसर्स हैं उनमें भी मैं ये चीज देखता हूँ, दे आर जस्ट हार्ड वर्किंग। आप उनको कोई टास्क देते हो तो वो लगे रहते हैं उस पर, तो आपको भी ये करना है कि यू हैव सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप बस उस पर लगे रहो कंसिस्टेंटली। डू नॉट फॉल फॉर एनी शॉर्टकट, नथिंग विल बीट योर हार्ड वर्क, नथिंग विल बीट योर मोटिवेशन, आपको बस लगे रहना है, राइट, पूरे ईयर लॉन्ग। सो अभी तक जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं, व्हाट की टेक अवेज यू कैन टेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज कि आपको रेडी रहना है, यू हैव टू बी रेडी टू वर्क हार्ड, ठीक है, लंबे टाइम के लिए। आपको एक चीज जब भी, जैसे कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो किसी की भी, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऑल यू कैन डू इज योर हार्ड वर्क। आप इनपुट दे सकते हो, आउटपुट या आउटकम इज नॉट इन योर हैंड्स। मे बी यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, बट जरूरी क्या है, ये चीज आप एक्सेप्ट करो कि ओके आई एम प्रिपेयरिंग बट माई सिलेक्शन इज नॉट गारंटीड, यू कैन ओनली गेट बेटर एट इट। आप अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हो बाय डूइंग हार्ड वर्क, बाय डूइंग कंसिस्टेंट वर्क, ठीक है। और एक चीज जो आपको करनी चाहिए कि जो एग्जाम के मेजर पोर्शंस हैं, राइट, जो एग्जाम में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, सी जो मेन मेन पोर्शंस वो मैं बताता हूँ। एक तो होता है रीडिंग, देन रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग। ये 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं। रीडिंग का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ के सिलेबस खत्म कर दो। रीडिंग का मतलब होता है आप उस चीज को स्टडी करके समझ पा रहे हो, राइट, आपने याद किया है उसको, आप कुछ याद करते हो, फिर आपको उस चीज को रिवाइज करना होता है। आपने रिवाइज कर लिया, देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक पेपर्स, ठीक है, एंड आंसर राइटिंग फॉर पेपर 2। ये 4 चीजें करनी ही पड़ेंगी आपको। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो रीडिंग पे ही अपना खत्म कर देते हैं। उन्होंने सिलेबस रिवाइज नहीं किया हुआ होता है, दे हैव नॉट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग भी नहीं कर पाते हैं, एंड लेटर ऑन दे डू नॉट गेट सिलेक्टेड। सो कीप इन योर माइंड कि ये जितने भी स्टेजेस हैं ये आपको टाइम देकर खत्म करनी पड़ेंगी।
वंस यू फिनिश द सिलेबस गिव एडिक्वेट टाइम टू रिवीजन। आपको रिवाइज करना ही करना है। जब आपका रिवीजन हो गया, आपको लगता है मेरा सब्जेक्ट पे कमांड आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखते रहने पहले से, टू अंडरस्टैंड कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। बट इन द राइट अर्नेस्ट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर सब्जेक्ट। ठीक है। और आंसर राइटिंग के साथ भी सेम यही चीज है कि आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो, बीच बीच में आप आंसर्स लिखते जाओ इंटरमीडिएट तरीके से। बट वंस यू हैव डन ऑल द थिंग्स, यू जस्ट फोकस ऑन राइटिंग योर आंसर्स, प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिवाइजिंग। ठीक है। हर स्टेज को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। एंड फॉर समवन जो सीपीएफएसी के लिए सीरियस है, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। फोकस पढ़ना सब कुछ है आपको, बट जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स के पास एक एज रहता है इन पेपर 1 एंड पेपर 2 में ऐसे राइटिंग में। आपका एज कहाँ पर है? फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग डेलिबरेटली फॉर सीएपीएफएसी, देखिए आप वो एरियाज पे ज्यादा फोकस करो जो बाकी लोग इग्नोर करते हैं। कौन से ऐसे एरियाज हैं? साइंस है, एप्टीट्यूड है, राइट, जो अवार्ड्स पे, डिफेंस पे, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में। ठीक है। इसके बाद पेपर 2 में ग्रामर पे जो क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है, प्रेसी राइटिंग आती है। तो ये सब क्या है? दीज आर द थिंग्स विच ओनली अ सीरियस सीएपीएस एसी एस्पिरेंट विल गिव टाइम टू। और यहीं पे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है व्हेन यू स्टार्ट राइजिंग अबव एवरेज सीएपीएफ एसी कैंडिडेट। तो आप इन चीजों को अपने रूटीन में इंक्लूड कीजिए कि मुझे इन सब चीजों को टाइम देना है। व्हेन यू आर रीडिंग साइंस, रीड इट प्रॉपरली। ठीक है। जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, मुझे ये चीज ऑलरेडी मतलब खुद फील होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल टॉक अबाउट दिस एंड वो ऐसा करते हैं कि एप्टीट्यूड को डेलिबरेटली टाइम नहीं दे रहे हैं। यू हैव टू गिव इट टाइम। ठीक है। और जो आपको ओवरऑल टारगेट रखना है अपनी तैयारी का, यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग एटलीस्ट वंस। मतलब आपको एटलीस्ट हर चीज एक बार पढ़नी है, एटलीस्ट आपको पूरा रिवीजन एटलीस्ट एक बार कर लेना है, आपको एटलीस्ट एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं, और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। इफ यू गिव मल्टीपल रीडिंग्स, तो जो मैंने आपको बताया ना, वो न्यूरोमस्कुलर कॉग्निटिव एसोसिएशन वो और स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है। एंड होता क्या है एक्चुअली एग्जाम में कि अगर आपको, लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि लोग बोलेंगे भाई मुझे पॉलिटी इजी लगता है, सो मैं पॉलिटी में ज्यादा मेहनत करके जाऊंगा। मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स टफ लगता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ के जाऊंगा। अब एग्जाम में क्या होता है, इट कैन हैपन कि सम ईयर पॉलिटी से दे आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आपका पॉलिटी भले ही कितना अच्छे से तैयार हो, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी इज स्टिल डिफिकल्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हार्ड लग रहा था, उससे एक इजी क्वेश्चन आता है, राइट, बट आप तो पढ़ के नहीं गए हो, तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। सो रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर कि इजी क्वेश्चंस फ्रॉम डिफिकल्ट पोर्शंस आर आल्सो इजी। इजी क्वेश्चन इजी ही होता है। सो हर चीज पढ़ के जाइएगा, राइट। तो अब होता क्या है, इनिशियली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, यू आर मोटिवेटेड, राइट। जब आपने डिसाइड किया कि ठीक है आज से कि मैं सीबीएसई की प्रिपरेशन करूंगा, तो एक हनीमून पीरियड चलता है सबका। वीडियोस देख के मोटिवेटेड रहेंगे, कुछ ग्रुप होगा वो मोटिवेटेड रखेगा उनको, पेरेंट्स खुश होते कि अरे वाह हमारा जो भी बेटा है बेटी है वो ऑफिसर बनेगा, ग्रुप ए सर्विस ज्वाइन करेगा। बट एक टाइम के बाद वो फेड आउट होने लगता है। मतलब जो आपका मोटिवेशन है वो थोड़ा कम होने लगेगा। सी अट्रैक्शन इज देयर, बट मोटिवेशन में होता है कि आप डायरेक्टेड एफर्ट्स कर रहे हो किसी एक गोल के लिए, तो आपके एफर्ट्स रिड्यूस होने लगते हैं ओवर टाइम। वहां पे आपको डिसिप्लिन का जरूरत है। मतलब मोटिवेशन विल गेट यू स्टार्टेड, बट डिसिप्लिन इज व्हाट कीप्स यू गोइंग अहेड। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा फील होता है कि भाई मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, या फिर इतना एंथुसियाज्म नहीं आ रहा है मेरे अंदर, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि नहीं, मुझे डिसिप्लिन रहना है। जब मैंने डिसाइड किया है कि एक दिन मुझे इतना पढ़ना है, आप उसको पढ़ो। इफ यू फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक, इट शुड, मतलब आप उसको शेड्यूल करके ब्रेक लो। डू टेक अ ब्रेक, बट ऐसा नहीं करना है कि उसमें आप अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको रिचार्ज फील होना चाहिए। कीप इन योर माइंड कि मोटिवेशन ले जाएगा, लेकिन फिनिश लाइन आपको डिसिप्लिन क्रॉस करवाएगा। अनमोल, तुम कुछ बोलना चाहते हो? सर, जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तो मैं एक हम्म। क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो। क्या मैं ये 4 चीज कर रहा हूँ, रीडिंग, रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज एंड आंसर राइटिंग, अगर ये चारों चीज आप कर रहे हो, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। राइट, ठीक है। सही ये बात है। क्वेश्चन खुद से ही पूछना कि क्या मैं ये कर रहा हूँ। सही है, एकदम एग्जैक्टली वही तो मतलब इसको तो मैं यही कंक्लूड करूंगा
जो आज का सेशन है हमारा, बिकॉज आई वांटेड कि एक जनरल ओरिएंटेशन रहे आपके दिमाग में। मैं क्या देख रहा हूँ कि लाइक स्टार्ट किए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, जो इनिशिएटिव था मेरा सीपीएफ 2023 का, बट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स अभी भी इसी चीजों में, इन चीजों में उलझे हुए हैं कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इसको स्किप कर दूं क्या, ये डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इन बेसिक चीजों को ओवरकम करके आप एक लेवल को क्रॉस करके यहां पर आओगे, दैट इज द पॉइंट वेयर यू एंटर द कॉम्पिटिशन। आप अगर केवल तैयारी कर रहे हो, यू आर एन एस्पिरेंट बट यू आर नॉट अ कैंडिडेट। आप एस्पायर तो कर रहे हो उस चीज के लिए, बट वो जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन एक कैंडिडेट में होना चाहिए वो आपके अंदर अभी नहीं है। मैं ऐसा आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू स्टेप अप योर गेम। आप ये चीज सोचो कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो करके मैं उस भीड़ को क्रॉस कर जाऊं जो बिलो एवरेज भीड़ है, राइट। तो मेरा यही मोटिव था आज का कि आपको एटलीस्ट एक ओरिएंटेशन आ जाए दिमाग में कि मुझे तैयारी के टाइम क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। एंड बस एक चीज आपने अगर ये दिमाग में फिट कर ली ना कि ठीक है जो मैंने डिसाइड कर लिया वो मुझे करना है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए तैयारी। आप थोड़ा प्लान करो और उसको अचीव करना। तो आपको अगर कोई डाउट है, जो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड सेशन देखेगा वो कमेंट्स में पूछ सकता है। जो लाइव डाउट्स है वो हम ले लेंगे। अभी किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके सीधे बोल सकता है या फिर मैसेज में इसमें बता दे हमें। अगर किसी का डाउट है क्या, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद ऐसे राइटिंग। देखिए मैंने यही बोला है आपको कि ऐसे राइटिंग आप ऐसा तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में मत रखना कि जब मुझे इतना नॉलेज हो जाएगा तब मैं ऐसे राइटिंग स्टार्ट करूंगा। आप फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म कर लिया है। यू आर इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्राइवेसी पर आप एक ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डिजिटल राइट्स पे आप एक ऐसे लिख सकते हो। तो बस आपको क्या दिमाग में रखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसे आए हैं, आप मॉक पेपर्स में मत देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर्स के उनसे ही ऐसे उठा लीजिए आप, ठीक है। और उसमें देखिए कि क्या क्या ऐसे पूछा है, कौन कौन से ऐसे ऐसे हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो आफ्टर फिनिशिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आफ्टर फिनिशिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। आपका ऐसे बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत ऑप्टिमल नहीं होगा, बट इट विल बी वर्थ अटेम्प्टिंग। धीरे धीरे करके क्या होगा कि जब आपका नॉलेज बेस बढ़ता जाएगा तो पहले तो आप केवल ये एक पर्टिकुलर सेक्शन से ऐसे लिख रहे हो, जब आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स तैयार होने लग जाएंगे, सो यू विल बी एबल टू लिंक इकोनॉमी विद पॉलिटी विद ज्योग्राफी, तब आपके ऐसे का लेवल इंप्रूव हो जाएगा। बट स्टार्ट राइटिंग ऐसे राइट अवे। आपको जितना भी नॉलेज है आप उससे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, विद टाइम इट विल इंप्रूव। हाँ अनमोल, और कोई और डाउट Yes, नहीं sir. पूछ रहा था। Yes, sir. There is a question. हम्म Uh, Sir, Simon is asking, he's from arts background हम्म and he's little weak in science. So हाँ should we focus more on science and aptitude? एग्जैक्टली exactly, हाँ बिल्कुल करना चाहिए भाई। मैं यही समझा रहा हूँ कि देखिए बहुत अच्छी चीज है साइमन की कि उसने आइडेंटिफाई किया अपना वीक एरिया। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको दूर करना है बस। तो आप क्या करो, जैसे आपने अपना, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने प्रिपरेशन टाइमलाइन डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लो। हैव अ टाइमलाइन। आप उस टाइमलाइन में क्या करो, अपना खुद तैयार कीजिए टाइमलाइन। उसमें साइंस को आप 2 महीने की जगह 3 महीने दे दीजिए, 4 महीने दे दीजिए। बट उस टाइम में आप क्या कोशिश करो कि यू स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स, ठीक है। साइंस जो पूछी जाती है सीपीएफ एसी में, इट इज मेमोरी बेस्ड। तो आपको बस क्या करना है, आप एनसीईआरटीज उठा लो फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स, 8th 9th 10th, ठीक है। आप 11th 12th की मत पढ़ना। इन एनसीईआरटीज को आप बस जो उसमें फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इसके पीछे कौन सा फिनोमेना है, जो ड्रॉपलेट से रेनबो बनती है इसके पीछे क्या फिनोमेना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप बस इन फिनोमेना को समझ के उनके एप्लीकेशंस को याद करते जाओ और आपका साइंस पोर्शन तैयार हो जाएगा। और जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपरेशन टाइमलाइन में मैंने अलग से टाइम डाला है, आप उसको भी इंक्लूड करो। एप्टीट्यूड के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका अगर एप्टीट्यूड थोड़ा स्ट्रांग है, 5 years इज सफिशिएंट। इफ यू फील इट इज वीक,
प्रैक्टिस लास्ट 10 years एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, और उसी से ही आपका एक तो मेंटल लेवल इतना बिल्ड हो जाएगा कि यू कैन अटेम्प्ट न्यू क्वेश्चंस। एंड वो आई गेस आर एस अग्रवाल का बुक आता है, उसको ले लो, जहां पे आपको डाउट हो आप उससे रेफरेंस लेकर क्लियर कर लेना। Sir, the next question is which monthly magazine we should follow? Vision IS or Pratyogita Darpan along with reading newspaper? एग्जैक्टली मैं यही तो बता रहा हूँ। देखिए, विजन आईएस इज फॉर जनरल स्टडीज, विजन आईएस को आप पढ़ोगे तो आपका जनरल स्टडीज पोर्शन तैयार होगा। प्रतियोगिता दर्पण far to us with the time, it will take only 30 minutes to 40 minutes in finishing of a newspaper। जो विजन आईएएस है, गिव इट 20 days a month, ठीक है, उतने दिन में आपको विजन आईएएस का मैगजीन खत्म हो जाएगा। जो 10 days अब बच रहे हैं उसमें यू फिनिश ऑफ प्रतियोगिता दर्पण। तो आप शेड्यूल करो कि ठीक है न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, +1 जीएस के लिए मैगजीन। प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ लो 3 weeks या फिर 20 days, 10 days या फिर 1 week आप पढ़ो। सॉरी, विजन आईएएस को आप पढ़ो 20 days एंड प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़ो 1 week या 10 days। तो यू हैव टू रीड ऑल 3 things। So the next question is sir, planning, execution, discipline, focus नहीं हो पा रहा है। ये एनजी नहीं होगा ऐसे, इसको ये डाउट रहता है। तो यार देख, ऐसा है कि मतलब दिस इज फॉर एवरी एस्पिरेंट। अगर आपको ये लगता है कि आपको घर पे प्रॉपर सपोर्ट मिल पा रहा है, आप प्रॉपरली फोकस कर पा रहे हो, स्टे एट योर होम, वहीं से तैयारी कीजिए। कोचिंग की बहुत जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। बट अगर आपको ऐसा लग पा रहा है कि घर की वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप यू नीड टू चेंज योर लोकेशन। या तो आप दिल्ली जा सकते हो या फिर कोई ऐसी जगह जाओ जहां पर आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल पाए तैयारी करने के लिए। प्लस इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो मैं पहले ही बोला कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, थोड़ा मोटिवेशन रखना है, थोड़ा सा और ज्यादा डिसिप्लिन रखना है, ठीक है। मोटिवेशन के लिए जो आपको सूट करता है वो करो। इफ यू फील लाइक कि आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, दैट दैट इज गुड फॉर यू, आपको रिचार्ज फील होता है, डू दैट। आपको ये लगता है कि अगर मैं रनिंग पे जाता हूँ सुबह, वो अच्छा लगता है, डू दैट। बट अगर समवन इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस स्टेप ऑफ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, तो उसके लिए सिलेक्शन थोड़ा हार्ड है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट ये इनर ड्राइव है, राइट। इसको मैं आपको बोल के नहीं दे सकता कि कैसे मोटिवेटेड रहना है। ये आपका एक पर्सनल थिंग है। आई कैन ओनली गाइड यू, आई कैन नॉट गिव इट यू इन अ रेडीमेड वे। मैं आपको बुक सोर्सेज बता सकता हूँ, तैयारी कैसे करना है ये बता सकता हूँ, बट आप खुद कैसे मोटिवेटेड हो ये आप ही को डिस्कवर करना पड़ेगा। Sir, the next question is when I write answer, I have a lot of material, but the problem is I cross 300 words. How to manage? एग्जैक्टली। देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है, ये मेरे ख्याल से ऐसे राइटिंग का डाउट होगा इसका। कीप इन योर माइंड, जो मैंने ऐसे राइटिंग का एक वीडियो बताया उसमें आप ये रखो कि आपको ब्रॉड पॉइंट्स लिखने हैं, 4 या 5 ब्रॉड पॉइंट्स, उसके अंदर 2 या 3 सब पॉइंट्स लिखने हैं। आप थोड़ा टाइम प्लानिंग में स्पेंड करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक करंट इशू चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी चल रहा है कि ठीक है कोविड का रिसर्जेंस हो रहा है, तो व्हाई डिड इट हैपन, ऐसे करके इस पे कोई क्वेश्चन आता है। इस पे आप हजारों पॉइंट्स बना सकते हो, बट व्हाट आर द टॉप 5 पॉइंट्स, आप उनको फिल्टर आउट करो। आपने टॉप 5 पॉइंट्स फिल्टर आउट कर लिए। अब क्या बचता है, इन 5 पॉइंट्स को लॉजिकली अरेंज करना बचता है, राइट। आप क्या करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सबसे पहले लिखो, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। जब आपने ये पॉइंट्स लिख लिए, फिर आप इसके अंदर ये लिखो कि 2 या 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। जब ये हो जाता है तब आप ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट करना शुरू करो, बिकॉज स्ट्रक्चर इज नेसेसरी एंड प्रायोरिटाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। जब आप ये काम करने लगे, डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग दी ऐसे डायरेक्टली, आप ऐसा मत करो, स्पेंड सम टाइम इन प्लानिंग। जब आप प्लान करोगे देन यू विल बी एबल टू फिनिश इन द वर्ड लिमिट। एंड रिमेंबर कि आपको हर चीज नहीं बता देनी है ऐसे में, वो तो बहुत डिफिकल्ट है। आपको क्या करना है, बस जो रेलेवेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें वो बतानी है। सो फिल्टर आउट, प्रायोरिटाइज
एंड अरेंज इट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। वहां पे आपका वर्ड लिमिट भी रीच हो जाएगा और अच्छा ये कैसे निकल कर आएगा। So the next query is, history always creates a problem. Most of the questions are unable to solve. So about history. इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि देखो आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ो, सबसे पहले तो आप न्यू एनसीईआरटीज पढ़ लो, ठीक है। न्यू एनसीईआरटीज में आपको जितना ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल पाता है आप उससे एक्सट्रैक्ट कर लो। वहां से आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि इंडिया में क्या चीज कब और कैसे हुई थी, राइट। एक बेसिक आइडिया मिल गया हिस्ट्री का। फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना। उसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उसमें आपको ये चीजें चाहिए कि फर्स्ट आईएनसी का फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, नेशनल कांग्रेस का जब मीटिंग हुआ तो उसका प्रेसिडेंट कौन था, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कोई एक ब्रह्मो समाज था, उसका फाउंडर कौन था, ये आपको उसमें मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव चीजें आप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री न्यू एनसीईआरटी से ले लो, जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं वो आप ओल्ड एनसीईआरटी से ले लो। और जो फ्रीडम स्ट्रगल का स्पेसिफिक पोर्शन है, मतलब 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वाला, वो आप ले लो इससे बिपिन चंद्रा फ्रीडम स्ट्रगल से। तो ये सब आप करोगे आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा एंड आई थिंक कर लोगे आप, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Okay. So the next question from Abhay. How to start from zero level paper one? सर इसको लास्ट में हम ले सकते हैं इस क्वेश्चन को. How to राइट। start from zero level in how to complete in 6 months. ये वाला क्वेश्चन सर लास्ट में ले सकते हैं. हम्म। So the next question is, sir, which section should be attempted first in paper two? Which section we have यार to? देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो यार ये सब बहुत लेटर स्टेजेस की बातें हैं। अभी तो वी आर लाइक ओनली, मैंने स्टार्ट किया था सितंबर लास्ट के अराउंड। वी आर 3 months इनटू आवर प्रिपरेशन। आई विल डील विद एवरीथिंग। ये जो चीज है कि पहले किसको अटेम्प्ट करना है बाद में किसको अटेम्प्ट करना है, ये आपका पर्सनल चीज है। जो मेरी स्ट्रेटजी है आई विल शेयर विद यू इन ड्यू टाइम। बट आप क्या करो कि अभी आप इंडिविजुअल पोर्शंस पे ध्यान दो। हाउ कैन आई राइट अ बेटर ऐसे, हाउ कैन आई राइट अ गुड रिपोर्ट, हाउ कैन आई राइट अ गुड आर्ग्यूमेंट, राइट। जब आपकी ये चीजें हो जाएं, व्हाट रिमेन्स इज कनेक्टिंग दिस, ठीक है। इस चीज से हम बाद में डील कर लेंगे। व्हेन आई शेयर माय स्ट्रेटजी ऑन मतलब अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कि पेपर को किस ऑर्डर में कैसे अटेम्प्ट करना है, उस टाइम डील करेंगे इससे। बट आई विल डील विद इट, डोंट वरी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Okay, sir. So these were the questions. Sir, the last question is how to begin the preparation. How to prepare in राइट। advance. देखो भाई सिंपल सा है, मैंने एक वीडियो बना के डाला था प्रिपरेशन टाइमलाइन का। तो पहले तो क्या करो, उस वीडियो को देख लो। उसके बाद एक एवरी वन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, जिसने भी सेशन अटेंड किया या फिर बाद में ऑनलाइन देखेगा यूट्यूब पर या फिर कहीं पे भी, एक बार आप सारे वीडियोस देख लेना। उसमें मैंने ऑलरेडी 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो दे दिया है कि क्या चीज कैसे कब और क्यों करनी है। एक बार आप उसको देख लोगे तो क्या है कि आपका आइडिया बिल्डअप हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। अब ये जो एस्पिरेंट का डाउट है कि 6 months में कैसे तैयार करना है, तो प्रिपरेशन टाइमलाइन में मैंने आपको एक पूरा टाइम टेबल बना के दिया है कि आपको किस मंथ में क्या चीज कब पढ़नी है, ठीक है। तो वो जो टाइमलाइन है दैट इज कंसिडरिंग 9 months। आप क्या करो, उसको श्रिंक कर दो बस। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को मैंने अगर 3 months दिया था वहां पे, यू जस्ट डिवाइड इट बाय दैट फैक्टर, ठीक है। आप उसको 9/6 1.5 से डिवाइड कर दोगे तो जो चीज आप 3 months में कर रहे थे आप उसको 2 months में कर लो। तो आपको पहले तो एक मतलब पूरा एक ब्लॉक सिलेबस मिल जाएगा कि किस चीज को मुझे कहाँ पर रखना है और उसको किस ऑर्डर में तैयार करना है। सेकंड बचता है बुक लिस्ट एंड सोर्सेस। उस पर भी एक वीडियो डाला हुआ है कि बेसिक बुक्स कौन सी हैं, एडवांस बुक्स कौन सी हैं, रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं, न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, इंग्लिश के लिए क्या देखना है, एप्टीट्यूड के लिए क्या करना है, सब वहां पर दिया हुआ है, राइट। अभी जो एक्चुअली मैंने जो इनिशिएटिव लिया था उस पर मैं किस स्टेज पर हूँ, मैंने ऑलरेडी बुक लिस्ट वगैरह बता दी है, जनरल एक पूरा बता दिया है। राइट नाउ आई एम डीलिंग विद वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। प्रतियोगिता दर्पण को कैसे पढ़ना है। अभी जो लास्ट वीडियो डाला था इसके पहले वो था कि हाउ टू रीड विजन आईएएस मैगजीन। इसके बाद आई एम प्लानिंग ऑन हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड, हाउ टू प्रिपेयर, ये मतलब बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पर प्लान कर रहा हूँ। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। इन सब चीजों से डील करेंगे फ्यूचर में। एंड एनीवन जिसको थोड़ा सा भी डाउट है एक बार वो देख ले। उसके बाद
विद ड्यू टाइम आप डील कर लोगे यार चीजों से, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। Okay. So, yes, sir. Sir, the next question is, sir, I have completed my graduation in BCom and I am totally into joining forces. So never thought of doing masters. Okay, so sir, can you please tell me, am I doing right? कि मास्टर्स बिल्कुल करना यार, अगर चाहिए? आपका देखिए, अगर आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, बिल्कुल फॉलो कीजिए इसमें। देखिए नो वन विल, मतलब आई हैड अ प्राइवेट जॉब एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी पटना। उसके बाद जॉब ऑफर था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। आई वांटेड टू जॉइन पुलिस सर्विसेज, ठीक है, फॉलो किया आज जहाँ पे आई फील सेटिस्फाइड, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप थोड़ा टाइम लो इस चीज को इवैल्यूएट करने में। डोंट जस्ट रश इनटू थिंग्स, टाइम लो, इवैल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन डिसाइड। बट अगर आप इसी का डिसीजन लेते हो, यू वोंट रिग्रेट इट, इट्स गुड इनफ, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। बस यही बोलना चाहूंगा। Okay, sir. So these were the doubts. No राइट। further doubts. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपको अगर अच्छा लगा, कुछ भी आपके डाउट्स क्लियर हुए, यू कैन ज्वाइन द मिशन सीएपीएफ फैमिली। यूट्यूब पर मेरा चैनल सिद्धार्थ सिंह सीएपीएफ, टेलीग्राम की लिंक्स मैंने आपको दे दी है, मिशन सीएपीएफ 2023, एंड उसी का एक फोरम है जिसपे हम एग्जाम रिलेटेड चीजें डिस्कस करते हैं। तो यू कैन ज्वाइन एंड आई विल कीप गाइडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय Thank you, अनमोल, Veer. फिर से मिलते हैं। Thank you. Bye. Thank you, sir.